अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। देखें, अब शेयर इशू की हम बात कर रहे थे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की हमने बात की। अब शेयर जो है वो आपने एक बात याद रखनी है कि कभी भी आप नॉमिनल वैल्यू से डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। ठीक है, हर एक शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जो है वो उसके इनकॉर्पोरेशन के टाइम सेटअप हो चुकी होती है। जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हो, यानी कि जब कंपनी बनती है, तो उस टाइम आप जो है नॉमिनल वैल्यू सेटअप कर देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू जो है वो $1 है। ठीक है, आप कभी भी जो है इस अमाउंट से कम पे शेयर्स को नहीं बेच सकते, शेयर्स को आप डिस्काउंट पे बेच नहीं सकते। ठीक है, ये यही इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है, केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखा हुआ है द कॉमन लॉ रूल इज गिवन स्टैच्यूटरी इफेक्ट के जो रूल्स है इसको कैसे इंक्लूड किया गया सेक्शन में। और ये इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो सेक्शन है 582 कंपनी एक्ट 2006 का, ये कहता है कि शेयर्स आर ओनली ट्रीटेड एज पेड अप टू द एक्सटेंट दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड मनी और मनी इज वर्थ, के जो शेयर्स हैं उनको हम पेड अप उतना ही ट्रीट करेंगे जितना हमें उसके अगेंस्ट पैसे मिले। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने याद अभी पीछे हमने पढ़ा था कि शेयर्स की जो है सारी की सारी अमाउंट स्टार्टिंग में तो नहीं मिलती ना, कुछ ना कुछ मिलती है। और मतलब पार्टली पेड शेयर्स होते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल भी हमने पढ़ा था कि यार जो शेयर्स अभी अमाउंट रिमेनिंग रहती है वो आप पे ऑफ कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू थी, वो थी $1। ठीक है, अब अगली पार्टी ने आपको अभी तक उसके अगेंस्ट जो है वो पे किए हैं 0.6। ठीक है, तो वो यही लिखा हुआ है कि शेयर्स जो है $1 का जो शेयर है उसके अगेंस्ट जितने पैसे मिले आप उतना ही उसको पेड अप ट्रीट करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि आपको $0.6 मिला है तो अगले को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप कहोगे ठीक है जी, $1 का था शेयर लेकिन आपने 0.6 दे दिया, मैं आपको 0.4 का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ऐसा नहीं होता, जितने पैसे मिले उतने ही जो है वो पेड अप ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, और अगर इस रूल को ब्रीच किया जाता है तो इशू जो है वो स्टिल वैलिड है। फॉर एग्जांपल आपने $1 का शेयर जिसकी नॉमिनल वैल्यू $1 थी, आपने 0.6 पे आगे किसी को दे दिया मिसाल के तौर पर। ठीक है, आप कर तो नहीं सकते, ऊपर लिखा हुआ है कि आप नहीं डिस्काउंट पे दे सकते नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, क्योंकि जितना पैसा मिला है उतना ही आप पेड अप ट्रीट करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि $0.6 आपने एक शेयर का रिसीव किया है शेयर होल्डर से और आप कहोगे जी $1 मुकम्मल हो गया बस, ठीक है, आपको मजीद पे करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट ये था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा करता है कि उस नॉमिनल वैल्यू से डिस्काउंट पे शेयर उसको मिल जाता है और वो आगे फर्दर इशू जो इशू हुआ होता है अगर वो इशू हो जाए तो इशू को स्टिल वैलिड कहलाया जाएगा। ठीक है, कि यार हाँ इशू शेयर हो चुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यार शेयर इशू नहीं हुए, लेकिन जो अलॉटी है उसको जो है ये पे अप करनी पड़ेगी डिस्काउंटेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो पॉइंट डॉलर डॉलर जो 0.4 बकाया रहता है वो उसको हर सूरत में पे करना पड़ेगा, प्लस उसको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। सही है, और ये हर सब्सिक्वेंट होल्डर पे अप्लाई होता है जिसको पता था कि जो शेयर्स है उनकी मुकम्मल पेमेंट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी से मैंने $1 का शेयर 0.6 पे ले लिया। ठीक है, अब मैंने वो 0.4 रिमेनिंग कंपनी को पे करना ही करना है। ठीक है, अगर मैं अपना जो शेयर है आगे किसी और को दे देता हूँ और उस बंदे को पता है कि यार इसने शेयर्स पे मुझे पैसे कम दिए हैं, तो उस बंदे ने भी जो है ना वो रिमेनिंग पेमेंट करनी ही करनी है। यानी कि इन शॉर्ट वही वाली बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉमिनल वैल्यू से कम पेमेंट करें। ठीक है, तो ये सारा क्रक्स है इस कॉन्सेप्ट का, तो ये आपने याद रखना है। कोई अगर ऐसा करता है तो ये ऑफेंस है। ठीक है, और जो बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा उसको फाइन होगा। ठीक है, इसके बाद आगे शेयर्स को आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट F3 में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल एक शेयर जिसकी नॉमिनल वैल्यू $1 है आपने $3 का दे दिया। ठीक है, तो आप डेबिट करते थे कैश को। ठीक है, डेबिट कैश हो गया 3 से। क्रेडिट आप करते थे शेयर कैपिटल को नॉमिनल वैल्यू से जो कि 1 है, और आप क्रेडिट करते थे शेयर प्रीमियम को जो कि 2 है। शेयर प्रीमियम क्या होता है? जो एक्सेस होता है नॉमिनल वैल्यू से अबव जो आपको मिलता है उसको आप शेयर प्रीमियम कहते हो। ठीक है, शेयर प्रीमियम का इस्तेमाल क्या क्या होता है? शेयर प्रीमियम को आप यूज करते हो शेयर इशू करते हुए, कोई एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हो, ठीक है, जो फीस वगैरह कोई कमीशन वगैरह आपने पे किए हो, वो आप शेयर प्रीमियम में से डिडक्ट करते हो, पे ऑफ करते हो। और जो बोनस शेयर्स जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे कि वो आप फ्री में जो शेयर्स देते हो आप यहाँ से पे करते हो। ठीक है, जितने आप शेयर्स दोगे उसकी वैल्यू शेयर प्रीमियम से माइनस करोगे और शेयर कैपिटल में आप ऐड करोगे। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनीज के लिए शेयर्स पेमेंट के कोई रूल्स हैं? प्राइवेट कंपनीज में इशू शेयर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, कि नॉन कैश कंसिडरेशन पे जो है प्राइवेट कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है। ठीक है, नॉन कैश कंसिडरेशन का क्या मतलब है? कि मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कंपनी के 500 शेयर्स लेने हैं, लेकिन मैंने कंपनी से कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, कैश तो नहीं है, लेकिन एक काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी जो है ना वो आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये नॉन कैश कंसिडरेशन होगी, मैं अपना घर आपको देता हूँ, उसके अगेंस्ट जो है मैं शेयर ले लेता हूँ, तो इसको आप नॉन कैश कंसिडरेशन बोलते हो। ठीक है,
द कोर्ट विल इंटरफेयर विद द वैल्यूएशन ओनली इफ देयर इज अ फ्रॉड और कंसिडरेशन इज इलूसरी, पास्ट और पेटेंटली इनएडुकेट। जो आपने वैल्यूएशन करनी है कि यार जो आपकी गाड़ी है कि उसके बदले कितने शेयर्स होने चाहिए, गाड़ी की इतनी वैल्यू है, तो नॉर्मली कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आपको वैल्यूएशन करने की, इंडिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है, कंपनी और जो बंदा है वो खुद वैल्यूएशन कर सकता है, नो इशू, ठीक है। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दोनों के दरमियान, आप दोनों के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप जो है ये कर सकते हो कि आप कोर्ट में इस बात को पुट अप कर सकते हो, तो कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि यार इसकी वैल्यूएशन ये होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कोई वैल्यूएशन वाले बंदे की जरूरत नहीं है, आपस में आप डिसाइड कर ले कंपनी की इतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो फिर कोर्ट इंटरफेयर करती है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कंपनीज के लिए भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, शेयर्स पेमेंट के हवाले से कुछ रूल्स हैं। देयर आर नंबर ऑफ एडिशनल रूल्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ शेयर्स इन पब्लिक कंपनीज कंटेन्ड इन कंपनी एक्ट 2006, ठीक है। पब्लिक कंपनीज के लिए क्या क्या रूल्स हैं? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मस्ट पे कैश फॉर देयर सब्सक्रिप्शन शेयर्स, ठीक है। जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जब कंपनी बन रही होती है तो उनके लिए लाजमी है कि वो कैश में ही पेमेंट करें, ठीक है। और जो पेमेंट है वो, ये पब्लिक कंपनी के लिए रूल है, ठीक है। जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने कैश में ही पे करना है, ठीक है। सब्सीक्वेंट जो है वो इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेमेंट जो शेयर्स की है वो कभी भी इन फॉर्म ऑफ वर्क और सर्विस नहीं होगी, ठीक है। आप कंपनी को ये नहीं कह सकते कि यार आप मुझे 100 शेयर्स दे दो, मैं बदले में आपके अकाउंटेंसी के काम कर दूंगा, मैं बदले में आपके कोई और काम कर दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फिर है कि शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड अंटिल एटलीस्ट 1/4 ऑफ देयर नॉमिनल वैल्यू एंड द होल ऑफ एनी प्रीमियम हैव बीन पेड। शेयर्स आप कभी भी शेयर होल्डर्स को अलॉट नहीं करोगे जब तक शेयर होल्डर ने नॉमिनल का 1/4 और प्रीमियम सारा ना पे किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने $1 की नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की और 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, आपने ये एक बंदे को इशू की है, ठीक है। तो कितने पे दिए आपने? मार्केट वैल्यू थी $3, ठीक है। अब जो $1 है वो आपकी नॉमिनल वैल्यू है, यानी कि वो आपका बन गया, नॉमिनल वैल्यू बन गई 1000, ये नॉमिनल वैल्यू होगी। और जो रिमेनिंग आपकी $2 है वो प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनता है 2000। तो टोटल जो आपको पैसे रिसीव करने हैं वो 3000 करने हैं, जिसमें से 1000 नॉमिनल है और 2000 प्रीमियम है। शेयर्स तब तक आप किसी को अलॉट नहीं करते जब तक उस बंदे ने नॉमिनल का 1/4 यानी कि 250 ये, और ये 2000 कंप्लीट, ठीक है, जब तक उसने ये पे ना किया हो तब तक आप शेयर दूसरी पार्टी को अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन कैश कंसिडरेशन है, अगर फॉर एग्जांपल आपने शेयर खरीदने के लिए कोई नॉन कैश कंसिडरेशन दी, अपनी गाड़ी, अपना घर, जो भी आपने उसके बदले में दिया, ठीक है, तो वो विद इन 5 ईयर्स आपने कंपनी को प्रोवाइड करना है, ठीक है। बाकी पब्लिक कंपनीज में जो नॉन कैश कंसिडरेशन है उसको इंडिपेंडेंटली वैल्यू करना है आपने, ठीक है। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होनी चाहिए, यानी कि यूजली जो है वो कंपनी का ऑडिटर ही जो है ना वैल्यूएशन करता है कि यार ये जो शेयर्स के बदले उसने ये गाड़ी मुझे रख के दी है, वो जो है। तो पब्लिक कंपनीज जो हैं वो नॉन कैश कंसिडरेशन की उन्हें इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, जो कि यूजली कंपनी का ऑडिटर करता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में ये होता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि आपको मतलब खुद से ही आपने डिसाइड कर लेनी होती है कि चीज़ की वर्थ कितनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होती। जबकि पब्लिक कंपनीज में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कंपनी के ऑडिटर से उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करानी होती है। और वैल्यूएशन कब होनी चाहिए? 6 मंथ्स प्रायर टू अलॉटमेंट। शेयर्स अलॉट करने से 6 महीने पहले पहले जो है आप उसकी वैल्यूएशन करा सकते हो नॉन कैश कंसिडरेशन की, ठीक है।